दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल है? क्योंकि जितने भी लोग उसमें पैसा लगाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग हमेशा ही लॉस में रहते हैं। एक स्टडी के अनुसार सिर्फ 10% लोग जो कि इन्वेस्टर हैं, वो ही स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हैं और बाकी के 90% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं। इसका जो एक सबसे बड़ा रीज़न है, वो है स्टॉक सिलेक्शन का, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि अपना पैसा कहाँ लगाएं। दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपका कंपटीशन है बड़े बड़े कॉरपोरेट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से, उन MBA, उन PhD स्टूडेंट से जो कि बिजनेस और फाइनेंस को स्टडी करके आए हैं कॉलेज में। उनके पास आपसे कई ज़्यादा नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, प्लस उनके पास मिलियंस बिलियंस हैं अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करने के लिए, और इतना सारे पैसे के साथ हमारा प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में बहुत ही लंबे समय से प्रॉफिटेबल हैं या फिर प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, उनको देख के आपको यही लगता होगा कि शायद वो लोग बहुत ही लकी रहे होंगे, या फिर वो बहुत ही लकी हैं जो कि हमेशा सही स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने ये डायलॉग सुना है या फिर ये स्टेटमेंट सुना है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? इसका मतलब है कि अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना रखें। दोस्तों, क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं? मल्टीपल स्टॉक जो हैं आपके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर आप एक स्टॉक की बजाय सिर्फ 2 स्टॉक खरीद लें, तो आप जो नॉन मार्केट रिस्क है उसको 46% तक कम कर सकते हैं, और अगर आप 2 की जगह यहाँ पे 4 स्टॉक खरीद लें, तो वो परसेंटेज हो जाता है 72%। दोस्तों, सिर्फ एक स्टॉक बढ़ाने से या 2 स्टॉक बढ़ाने से आप इतना रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह 8 स्टॉक से 81%, 16 स्टॉक से 93%, 32 स्टॉक से 96% और 500 स्टॉक से 99%। पर हम रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इतने सारे स्टॉक्स खरीद सकें। तो दोस्तों, कैसे हम उन बड़े कॉर्पोरेट के अगेंस्ट प्रॉफिट कमा सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा आपको इस बुक समरी, जिसका नाम है यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस, जो कि लिखी है जोएल ग्रीनब्लैट ने, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड रीड ग्रेट नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसी शानदार समरीज देख सकें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जोएल ग्रीनब्लैट, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, उनका कहना है कि सबसे बेस्ट और शानदार अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की आपको तब मिलती है जब आप किसी स्पेशल कॉर्पोरेट सिचुएशन को ढूंढ लेते हैं। आगे आने वाले लेसन में हम स्पेशल कॉर्पोरेट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से हैं जिनमें आपको सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट करने की। लेसन नंबर 1, द स्पिन ऑफ। दोस्तों, स्पिन ऑफ उसे कहा जाता है जब एक बड़ी सी कंपनी अपने एक छोटे से सब डिवीजन को अपने से अलग कर देती है और उसे एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाने की सोच लेती है। दोस्तों, कंपनी ऐसा करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका अपना मैनेजमेंट डिसीजन हो सकता है, या फिर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, या फिर डिमांड की वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। तो जब एक कंपनी अपने सब डिवीजन को अलग बना देती है और उसको इंडिपेंडेंट बना देती है, यानी कि अब वो उसका प्रॉफिट लॉस अलग से होगा, उसे स्पिन ऑफ कहा जाता है। दोस्तों, 1963 से 1988 के बीच तक स्पिन ऑफ ने S&P 500 को एनुअली 10% से बीट किया है, हर साल वो भी। तो दोस्तों, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आइए देखते हैं कुछ कारण की वजह से जिनकी वजह से ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहला, इंस्टीट्यूशन डोंट वांट देम। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी एक नई कंपनी बन जाती है, जब भी एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनती है, तो इंस्टीट्यूशन उसमें स्टार्टिंग से इन्वेस्ट नहीं करते, पहले उसको एनालाइज करना पड़ता है। और इंस्टीट्यूशन जो है कि ज़्यादातर पेरेंट कंपनी में इंटरेस्ट होता है, सब डिवीज़न में। दूसरा, कि जो नया सब डिवीज़न है वो बहुत ही छोटा होता है कि इंस्टीट्यूशन उनसे खरीद भी पाए, क्योंकि जब वो बहुत छोटा होगा तो इंस्टीट्यूशन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। इसकी वजह से जो है स्टॉक में काफ़ी डंपिंग होना चालू हो जाती है। डंपिंग यानी कि स्टॉक का प्राइस गिरने चालू हो जाता है। दूसरा रीज़न, नो एनालिस्ट कवरेज। जैसे कि हमने बताया कि ये एक अब अलग कंपनी है, उसका प्रॉफिट और लॉस, उसका स्टेटमेंट, उसका कैश फ्लो सब एक अलग कंपनी के तौर पे ही देखा जाएगा। क्योंकि ये अब नई कंपनी बन गई है और इसका कोई एनालिसिस भी नहीं हुआ, तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टर का या फिर बड़े इन्वेस्टर का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और स्टॉक और गिर जाता है नीचे। तीसरा कारण ये है कि इंक्रीज इंसेंटिव, यानी कि जो इसके ऑपरेटर हैं वो सिर्फ गिने चुने हैं और अब इसको जो है कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि छोटी कंपनी को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है बजाय इसके कि बड़ी कंपनी के। तो जो इसके ऑपरेटर हैं उनका अब कंपनी में मोर कंट्रोल होगा, ज़्यादा कंट्रोल होगा, इसलिए वो उसकी ग्रोथ को ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएंगे।
अगर एक लाइन में बोला जाए तो इन तीनों कारणों की वजह से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसे सभी बेच रहे हैं और आपको पता है कि ये जल्दी ग्रो कर जाएगी। तो इसलिए जब सब बेच रहे होते हैं तब आप उस पॉइंट पर खरीदते हैं और आपको फ्यूचर में बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इवेंचुअली आप इसमें बहुत सारा पैसा कमाते हैं और ये एक आपकी शानदार अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। लेसन नंबर 2 है मर्जर सिक्योरिटीज़। दोस्तों, ये अगला कॉर्पोरेट सिचुएशन है जिसमें है मर्जर या फिर एक्विजिशन। दोस्तों, ये भी एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो इसके लिए आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। दोस्तों, मान लीजिए कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसे हम ABC कह रहे हैं, और दूसरी एक छोटी कंपनी है जिसे हम XYZ कह देते हैं। अब कंपनी ABC का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम XYZ को एक्वायर कर लेंगे। दोस्तों, जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है तो हम उसे एक्विजिशन कहते हैं, और जब साथ मिलकर काम करती है तो उसे हम मर्जर कहते हैं। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसके पास पेमेंट के 3 ऑप्शन हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो 2 में पे कर दे, चाहे तीनों में पे कर दे। पहला है स्टॉक्स, कंपनी पर शेयर के हिसाब से स्टॉक्स में पे कर देती है। दूसरा है कैश, उसकी मार्केट कैप और इवैल्यूएशन को देख के जो भी पेमेंट आती है उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा मेथड है सिक्योरिटीज़, हर कंपनी के पास उसके बॉन्ड्स, उसके कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसके रूप में भी पेमेंट की जा सकती है। आइए इस मेथड को डिटेल में समझने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को डिटेल में समझने के लिए हम एक बार वापस से पहले एग्जांपल में चलते हैं, जब हमने देखा था कि ABC ने डिसाइड किया है कि वो XYZ को एक्वायर करेगी। मान लीजिए XYZ तब ट्रेड कर रहा था $20 पे, और ABC ने डिसाइड किया कि उसे एक्वायर करेंगे $30 पे। जब कंपनी पब्लिकली इसे अनाउंस कर देगी कि वो $30 में स्टॉक खरीदने वाली है, तो स्टॉक जल्द ही $20 से $30 तक पहुंच जाएगा, और जितने भी उस स्टॉक के इन्वेस्टर होंगे उनका पोर्टफोलियो रातों रात बढ़ जाएगा और इन्वेस्टर के बहुत मज़े आ जाएंगे। दोस्तों, जब एक्विजिशन प्रोसेस होता है तो स्टॉक्स पे, उनकी सिक्योरिटीज़ पे और कैश पे सबका अलग अलग रिएक्शन होता है। जिन लोगों के पास कंपनी के स्टॉक्स होते हैं वो अपना स्टॉक्स बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, क्योंकि उन्हें भी कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उसके सिक्योरिटीज़ में नहीं। कैश की बात करें तो कैश तो कंपनी का है तो वो कंपनी रख लेती है। अब बारी आती है सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ में आते हैं बॉन्ड्स, जैसे कि सीनियर सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जूनियर बॉन्ड्स, और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कंपनी के पास होता है और उनमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए सब उसे बेच देते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड्स के में सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो जाता है और उसके प्राइस बहुत गिर जाते हैं। तब आप पिक्चर में आते हैं, यानी कि तब आपकी एंट्री होती है और आपने वो स्टॉक फाइंड कर लिया है। आपकी मैथ्स अच्छी है तो इसलिए आप सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेट करते हैं कि वो हर साल फिक्स 6 से 7% एनुअली रिटर्न देगा, प्लस वो 2032 तक मैच्योर हो जाएगा और फेस वैल्यू देगा $4 तक। यानी कि अगर इस शॉर्ट में बोला जाए तो आप सिक्योरिटीज़ तब खरीदते हैं जब सब उसे बेच रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, बहुत सारा पैसा कमा के दे। अगला लेसन कोई कॉर्पोरेट सिचुएशन नहीं है, इसमें हमें ये बताया जाएगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। लेसन नंबर 3, रिस्क आर्बिट्राज। दोस्तों, पहले 2 लेसन में हमने कॉर्पोरेट सिचुएशन के बारे में देखा। इस पॉइंट पर हम ये देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या आपको नहीं करना है। दोस्तों, हम पहले वाले एग्जाम्पल को ही देखते हैं, जिसमें ABC ने डिसाइड किया था कि वो XYZ को एक्वायर करेगी। तब XYZ जो है $20 में ट्रेड कर रहा था, और जब ABC ने बताया कि वो $30 में उसे एक्वायर करेगी, तो स्टॉक जो है वो धीरे धीरे $30 तक करीब जाता रहेगा और स्टॉक $28 तक चले जाता है। मान लेते हैं कि आपने स्टॉक तब खरीदा और आपने सोचा कि मैं $30 में उसे बेच दूंगा, मेरा प्रॉफिट $2 होगा। लेकिन दोस्तों, जो इस बुक के ऑथर जोएल ग्रीनब्लैट हैं वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक्विजिशन एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। दूसरा ये कि अगर एक्विजिशन जो है कभी फेल हो जाए, मान लीजिए मैनेजमेंट अपना डिसीजन चेंज कर देता है या फिर उनकी कोई पॉलिसी फिट नहीं बैठती है तो उनको एक्विजिशन रोकना पड़े, तो जो स्टॉक वापस 20 से नीचे गिर सकता है। तो जो स्टॉक आपने $28 में ख़रीदा था वो धीरे वापस गिर के अपना $20 तक आ जाएगा, हो सकता है उससे कम में भी आ जाए। तो दोस्तों, इसमें अगर हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो आपका जो अपसाइड है सिर्फ वो $2 का है, यानी कि वो $28 से $30 तक जा सकता है। लेकिन जो डाउन साइड है, अगर एक्विजिशन फेल हो जाए तब की बात कर रहे हैं, तब वो $20 से भी नीचे आ जाएगा, यानी कि $10 से $12 नुकसान होगा। तो दोस्तों, इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फेमस कहावत है कि पैसा बचाया इसका मतलब पैसा कमाया।
तो इसलिए हमेशा अपने जो आपने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है उसे सेव करके रखें और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। लेसन नंबर 4, रीस्ट्रक्चरिंग। दोस्तों ये अगला कॉर्पोरेट सिचुएशन है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों रीस्ट्रक्चरिंग उसे कहते हैं जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने एक सब डिवीजन को बंद करने वाली है। दोस्तों हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि जब कंपनी सब डिवीजन बंद कर रही है तो ये तो बुरी बात है, स्टॉक तो गिरना चाहिए। दोस्तों आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कंपनी है जिसे हम बिग कंपनी कह देते हैं और वो उसके 3 सब डिवीजन है जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं। पहला सब डिवीजन है फार्मा डिवीजन, यानी कि मेडिकल सेक्टर, जिसमें वो मेडिसिन बनाता है, हॉस्पिटल में सप्लाई करता है और मेडिकल स्टोर में सप्लाई करता है। दूसरा है फूड डिवीजन, इसमें हम कोई भी मान सकते हैं कि वो चाहे बिस्किट बनाता हो या चॉकलेट या कैंडी बनाता हो, जो कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में सप्लाई करता हो। अगला सब डिवीजन है उसका ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें वो ऑटो एंसिलरी पार्ट बनाता हो जो बड़े कंपनी को सप्लाई करें, या फिर ऑटोमोबाइल ही बनाता हो जो नॉर्मल पब्लिक के लिए खुला हो। और मान लेते हैं कि कंपनी जो है ट्रेड कर रही है $40 पे, और अगर हम तीनों सब डिवीजन का कंट्रीब्यूशन देखें तो फार्मा डिवीजन $30 सप्लाई कंट्रीब्यूट करता है, फूड डिवीजन 20 और ऑटोमोबाइल नेगेटिव में $10 कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो ऑटोमोबाइल डिवीजन को क्लोज कर रही है। तो दोस्तों सोचिए कि $40 का स्टॉक कहाँ जाएगा। यस दोस्तों बिल्कुल सही, वो $50 पर चले जाएगा। लेसन नंबर 5, हाउ टू एक्ट इन ऑल सिचुएशन। दोस्तों इस लेसन में हम देखेंगे कि आपको सारी सिचुएशन में एक्ट कैसे करना है। दोस्तों चाहे स्टॉक ढूंढने की बात हो या फिर एनालिसिस की बात हो, पहला रूल याद रखिए कि डू योर ओन होमवर्क, यानी कि आपको एनालिसिस खुद करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना। दूसरा, डोंट ट्रस्ट एनीवन। कोई दोस्त आपको स्टॉक टिप्स देता है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया में कोई बताता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, किसी की बात मत मानो, अपना एनालिसिस खुद करो। पर दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपको स्टॉक ढूंढना कब शुरू कर देना है। दोस्तों जब भी आप किसी न्यूज़ में या सोशल मीडिया में हल्का सा आपको न्यूज़ आए कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर आप प्रेस रिपोर्ट में पढ़ें या फिर एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में कॉर्पोरेट डाटा में आप देखें कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर एनुअल रिपोर्ट में आए, तो दोस्तों आपको तब स्कैन करना शुरू कर देना है। आपको अपना मैग्नीफाइंग ग्लास उठाना है और उसे ढूंढना शुरू कर देना है। आपको डीप रिसर्च करनी है कि एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने क्या कहा और सामने वाले के मैनेजमेंट ने क्या कहा, पेमेंट कैसे होने वाली है। और अगली चीज़ आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के इनसाइडर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन देखें तो उसमें आप ये देखिए कि इनसाइडर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और उसके बाद आप कोशिश करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इनसाइडर में आते हैं प्रमोटर, डायरेक्टर, सीईओ, डिपार्टमेंटल हेड, प्रमोटर ग्रुप। दोस्तों जब भी आप ऐसे कोई स्टॉक ढूंढ लें, मतलब आपने बहुत रिसर्च किया और आपने स्टॉक ढूंढ लिया, तो एक बात हमेशा याद रखिए कि गो बिग, यानी कि आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है उसमें। दोस्तों हम इस वीडियो की समरी पे पहुंच गए हैं। समरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस बुक की डिटेल समरी देखनी है, थोड़े एग्जाम्पल के साथ, थोड़े और कॉर्पोरेट सिचुएशन के बारे में जानना है, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा यू कैन बी ए स्टॉक मार्केट जीनियस के 5 लेसन। इसमें हमने देखा कि कैसे जॉर्ज ग्रीनब्लैट ने 50% रिटर्न अचीव किया 1985 से 1994 के दौरान, जो कि उन्होंने किया स्पेशल कॉर्पोरेट सिचुएशन की मदद से। दोस्तों इसमें हमने देखा लेसन नंबर 1 में हमने देखा स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में ये था कि कैसे जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने एक सब डिवीजन को डिफरेंट बना देगी और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी घोषित कर देगी, यानी कि अब उसका सब कुछ प्रॉफिट लॉस सब एक पेरेंट कंपनी की तरह होगा, एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह होगा। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। दूसरे लेसन में हमने ये देखा कि मर्जर सिक्योरिटीज़। इसमें हमने ये देखा कि जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, या फिर जब एक बड़ी कंपनी आपस में जो है मिलके काम करती हैं, उसे मर्जर कहते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि वो स्टॉक में पे करती है, कैश में पे करती है, सिक्योरिटी पे करती है। लेसन नंबर 3 में हमने ये देखा कि रिस्क आर्बिट्राज। दोस्तों इस पॉइंट में हमने ये देखा कि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अपना रिस्क को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि जब पैसे बचाएंगे तभी पैसे कमाएंगे। लेसन नंबर 4 में हमने देखा था रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें हमने ये देखा कि जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने एक सब डिवीजन को बंद करने वाली है, तो वो उसके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि वो हो सकता है वो सब डिवीजन उसके सिर्फ लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, प्रॉफिट में नहीं। तो जब कंपनी उसे बंद कर देती है तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। लेसन नंबर 5 में हमने ये देखा कि हाउ टू एक्ट इन ऑल सिचुएशन। दोस्तों इसमें हमने 2 रूल सीखे कि पहला डू योर ओन होमवर्क, अपना एनालिसिस खुद करें, दूसरा डोंट ट्रस्ट एनीवन। और हमने ये भी देखा कि हमें हमेशा इनसाइडर पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनके पास हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। आपको इनसाइडर डेटा एनएसई की वेबसाइट में मिल सकता है, कॉर्पोरेट इन्फो में जाके।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिए जिसमें हमने और भी समरीज डिटेल में डाल रखी हैं।